जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 प्राकृतिक संसाधन इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि मिट्टी के अवयवों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी के प्रमुख अवयव जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ, खनिज तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि मिट्टी में जल कैसे रिसता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिक धूप के कारण मिट्टी में दरारें आ जाती है, यानी कि मिट्टी होता है वह जिसमें छिद्र टाइप का कुछ हो जाता है, जिससे कि जल मिट्टी में रिसता है। यानी कि जब बरसात होती है तो उसमें पानी धीरे धीरे नीचे रिस कर चला जाता है। प्रश्न है कि क्या वायु प्राकृतिक संसाधन है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। चूंकि यह हमें प्राकृतिक के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। इसे ना ही किसी मनुष्य ने बनाया है, बल्कि इसे ईश्वर का प्रदत्त भी कहा जाता है और इसे नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। 5 नंबर प्रश्न है कि जल प्रदूषण की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में गिरावट को जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी प्राकृतिक कारण हो गया या फिर मानव के कारण जल के गुण में कमी आ जाती है, उसी को ही जल प्रदूषण कहा जाता है। जैसे कि जल में कूड़े कचरों को फेंकना, मवेशियों को धोना, इन सभी के कारण उसके गुण में कम गिरावट हो जाता है, यानी कि उसके गुण में कमी हो जाती है। या फिर प्राकृतिक कारणों से कहें तो अचानक से बाढ़ आने के कारण भी उस जल जो कि बहुत सारे गंदगियों को अपने साथ एक साथ लेकर चला जाता है, जिसके कारण भी जल प्रदूषण हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि 5 जल प्रदूषकों के नाम लिखें। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा यूरिया, दूसरा है अमोनिया सल्फेट, तीसरा सीसा, चौथा है मरकरी और पांचवा है आणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा। इन सभी के कारण जल प्रदूषक हो सकता है या फिर होता भी है। तो इन सभी का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए ताकि जल प्रदूषण कम हो या फिर ना के बराबर ही हो। प्रश्न है कि वायुमंडल के उस प्रक्षेत्र का नाम लिखें जहां ओजोन पाया जाता है। यानी कि हमें यह बताना था कि ओजोन परत जो कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे तापमंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उसे पृथ्वी पर आने नहीं देता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्लों के नाम लिखें। तो जब भी कभी अम्ल वर्षा होती है तो उसमें उपस्थित होता है सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो आप लोग इसके साथ में इसका अनुसूत्र भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। प्रश्न है कि प्लास्टिक के कारण प्रदूषण को रोकने के उपाय बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके प्लास्टिक को दूसरे के रूप में इस्तेमाल करना तथा पॉलीथीन की थैलियों के विकल्प के रूप में पूरी तरह जैव निम्नीकरणीय होने वाले प्लास्टिक का विकास करना, इन सभी के कारण ही हम लोग प्लास्टिक के प्रदूषण को रोक सकते हैं। यानी कि जो भी प्लास्टिक का चीज़ है उसका हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, किंतु हम लोग उसका पुनः चक्रण यानी कि पुनः फिर से हम लोग उसका किसी अन्य रूप में इस्तेमाल करके उसको हम लोग प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। और जो पॉलीथीन बैग होता है चिमकी का, उसके जगह पर हम लोग यदि
जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बने बैग का इस्तेमाल करें तो इससे भी प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि भूमि प्रदूषण की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि मृदा से उपयोगी घटकों का हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मिट्टी में मिलना, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है, उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि मिट्टी में उसका कुछ घटक होते हैं जिसके कारण कि उसमें फसल की उर्वरता बनी रहती है और वह उससे अधिक से अधिक फसल हो पाता है, किंतु वो जो घटक होता है वह मिट्टी से हट जाता है। और जैसे कि हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया खाद डीटीपी इन सभी के मिलने से उसकी कुछ समय के लिए उसमें फसल अधिक उपजाया जा सकता है, किंतु उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो कि कम हो जाती है, तो उसी को ही भूमि प्रदूषण कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि दो उर्वरकों के नाम लिखे, यानी कि दो खाद का हमें नाम लिखना है। तो ये देखिए, ये रहा, पहला हो जाएगा यूरिया, दूसरा है अमोनिया सल्फेट, फिर डीटीपी। ये सभी खादों के नाम हैं, उर्वरकों के नाम हैं। और भी इसके अलावे हैं, तो आप लोग कोई भी और अन्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का अपरदन रोकने के उपाय बताएं। यानी कि मिट्टी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, उसके रोकने का हमें उपाय बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हमें मिट्टी में पेड़ पौधे घास लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे एवं घास की जड़ें मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, यानी कि मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, जिससे मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है। तो चूंकि हमें मिट्टी का अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, घास झाड़ियाँ ये सभी लगानी चाहिए, जो कि मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव या बहाव नहीं हो पाता है। आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि बीओडी किस प्रक्रिया का छोटा रूप है। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह बीओडी है जो कि यह पानी में प्रदूषण के स्तर को मापने का एक तरीका है। यानी कि बीओडी है जो यह बताता है कि पानी में कितना प्रदूषण मिला हुआ है और कितना पानी साफ है, इसी को बताने का यह काम करता है बीओडी। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो उससे हमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल वाष्प प्राप्त होगा और हमें कुछ ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि CNG क्या है। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उत्तर लिखेंगे कि CNG एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में, वाहनों को चलाने इत्यादि कामों में करते हैं। अगला प्रश्न है कि सीसा युक्त पेट्रोल में सीसा यानी कि PB का कौन सा यौगिक मिला होता है। तो उसमें जो यौगिक मिला होता है वह होता है टेट्रा एथिल लेड, जिसका अनुसूत्र होता है C2H5 ग्रुप 4 PB। तो आप लोग लिख लेंगे इसका साथ इसके अनुसूत्र भी। प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन किस विधि द्वारा प्राप्त होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के विधि द्वारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी का अपरदन जो कि तेज वायु के कारण, यानी कि जब तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के जाती है। तेज धूप के कारण, जब तेज धूप उगता है तो जिसके कारण भी मिट्टी का अपरदन यानी कि कटाव होता है। और तेज वर्षा के कारण जब बारिश अत्यधिक होती है तो
आप लोग देखते भी होंगे कि मिट्टी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। 19 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन में परिणत हो जाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थायीकरण। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिणत होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब अमोनिया नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है नाइट्रीकरण। प्रश्न है कि नाइट्रेट के लवण का नाइट्रोजन गैस में परिणत होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस क्रिया को कहा जाता है डीनाइट्रीकरण। आप लोग इन सभी का उत्तर लिख लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पति जगत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर जितने भी पशु वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे इन सभी का जो ह्रास हुआ है, इन सभी का मेन कारण वो है वन की कटाई। यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वन की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे पशु पक्षी जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी इस पृथ्वी पर से खत्म होते जा रहे हैं। तो इन सभी को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना होगा और वृक्षों की कटाई को कम करना होगा और हमें सरकार के द्वारा एक ऐसी नियुक्ति लानी होगी जिससे कि लोग वृक्षों की कटाई को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का ह्रास किस कार्बनिक यौगिक के द्वारा होता है? तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है वह होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक यह मोटर वाहनों, फैक्ट्रियों आदि के निकलने वाले धुओं से होता है जो कि ओजोन परत को धीरे धीरे उसको नष्ट करते जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन परत हमारे लिए कितना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर ये ना होता तो हम लोगों की हालत क्या हो जाता। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन परत को बचाना उचित है या फिर अनुचित है। यानी कि हम लोगों को ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लिखेंगे कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं, यानी कि जो भट्ठों से निकलता है, ईंट पकाने वाले भट्ठों से जो धुएं निकलते हैं उसी के कारण ही वायु प्रदूषण होता है, तथा मोटर वाहनों द्वारा निकले धुएं। हम लोग जितने भी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस इन सभी का उपयोग करते हैं तो उनसे जो धुएं निकलते हैं उन सभी धुओं के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। अब हम लोगों का यह 25 लास्ट प्रश्न है कि कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी कि जब आप लोग बरसात के मौसम में देखे होंगे कि जब अचानक से बारिश आने लगती है तो उस समय हमें बहुत ही नज़दीक की वस्तुएं भी साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो उसी को ही कहा जाता है कोहरा। और जब धुआं इन दोनों आपस में मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धूम कोहरा। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।